हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इश्क वाला लव। जतिन अंश को स्टोर रूम की तरफ लेकर जाता है और वहाँ का दरवाज़ा खोलते ही अंश जो अंदर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो जाती हैं और वो वापस से दरवाज़ा बंद करते हुए जतिन से कहता है, ये क्या है? जतिन गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, इसका कारण जानने के लिए मुझे तुझे कुछ समय पीछे लेकर जाना होगा, जहाँ पर ये दोनों जानू की जगह मिशा को दुल्हन बनाने की बात कर रहे थे और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। असल में जब कुछ दिन पहले निर्मला राजेश से झगड़ा कर रही थी कि क्यों वो जानवी पर इतना खर्चा कर रहा है, तब कोई दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जतिन था। अंश उसे कहता है, तो भाभी की शादी सही से करवाने के लिए तूने अपने ही माँ बाप को बेहोश कर यहाँ लाकर बांध दिया। हाँ तो क्या करता, इन्होंने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जतिन के ये कहते ही अंश हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो ठीक है, मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। जतिन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो अंश के साथ जानवी के कमरे की तरफ चल देता है और जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि मिशा जानवी की जगह तैयार हो रही थी और उसे देख अंश कहता है, ये कहाँ से आ गई? जतिन अपने कंधे उचका देता है और कहता है, वो तो नहीं पता, जब मैंने अपने माँ बाप को बांधकर एक पाप कर ही दिया है तो चलो एक और सही। ये कहकर वो एक डंडा लेकर आता है और अपने पीछे छुपाए मिशा की ओर अपने कदम बढ़ा देता है और जब वो उसकी तरफ पलटकर देखती है तो वो उसके सिर पर जोरदार डंडा मार देता है और ये देखने के बाद कि वो जिंदा है वो उसे ले जाकर अलमारी में बंद कर देता है और अंश को उसकी जगह पर तैयार होने को कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वहीं उसके जाते ही अंश किसी तरह मुश्किल से एक लहंगे में खुद को फिट कर लेता है और वो जब घूंघट डाले खुद को देख रहा था तभी पीछे से कोई आता है और उसके सिर पर वास दे मारता है और जब अंश घूंघट में ही पलटते हुए उसे मारने वाले की तरफ देखता है तो वहाँ पर माया अपनी आंखों में गुस्सा लिए खड़ी थी। अंश ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है और माया उसे घसीटते हुए टेरेस की तरफ लेकर जाने लगती है और जब वो अंश को थोड़ा सा घसीटने से ही हांफने लगती है तो वो कहती है, मुझे लगा था अपने बाप को बचाने के लिए ये जहाँ से चली जाएगी, पर नहीं, इसे तो ये शादी प्यारी है। खैर, पर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी माया के दो आदमी वहां आते हैं। उन्होंने शादी में पहने जाने वाले कपड़े ही पहने हुए थे ताकि बाकी मेहमानों के बीच ही घुल मिल जाए और किसी को उन पर शक ना हो। माया उन पर गुस्सा करते हुए कहती है, कहाँ मर गए थे? उनमें से एक आदमी कहता है, हम बस आ ही रहे थे मैडम। माया उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहती है, इसे कहीं ठिकाने लगा दो और जल्दी लगाना, मेरी शादी में मुझे कोई मुश्किल नहीं चाहिए, समझे? वो आदमी हाँ में सिर हिलाते हुए अंश को वहाँ से ले जाते हैं और ओबरॉय मैंशन की छत पर सामान के नीचे छुपा देते हैं। वहीं माया अपने लहंगे में तैयार होकर वहाँ से नीचे चली जाती है और शादी के मंडप में बैठ जाती है। अंश जब सब कुछ जतिन को बता देता है तो जतिन उसके बगल में ही ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है, तो ये सब हुआ, पर अभी क्या करें? अंश उससे कहता है, वो तो नहीं पता, पर अभी के अभी हमें नीचे चलना होगा और शादी को रोकना होगा। जतिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, पर वो अभी तुम्हें जानवी समझ रही हैं, तो तुम अभी वही बनकर जाना, शायद हमें थोड़ा समय मिल जाए। अंश हाँ में सिर हिलाता है और अपने कपड़े ठीक करने लगता है। तभी जतिन की नज़र
उसकी चोट पड़ जाती है और वो कहता है, पर ये चोट, इसकी चिंता मत करो, मेरे भाई की खुशी के लिए एक क्या 1000 चोट लगवा सकता हूँ। इतना कहकर अंश जतिन के साथ वहाँ से नीचे की तरफ चल देता है। वहीं मंडप में साहित्य माया को गुस्से से देख रहा था और माया उसे अपने पास बैठने का इशारा कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है और ये आवाज़ जतिन की थी, जिसके साथ अंश घूंघट डाले खड़ा था। जतिन तेज़ आवाज़ में कहता है, जानवी यहाँ है। सभी की नज़रें उस तरफ चली जाती है तो वहीं अंश अपना घूंघट थोड़ा और लंबा कर लेता है। माया गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, ये वापस कैसे आ गई? इसे तो मैंने। जतिन उसे देखते हुए कहता है, जानू आ गई है और उसी की शादी जीजू से होगी, ना कि किसी और की। वहीं साहित्य एक नज़र जतिन और उसके साथ खड़ी जानवी की तरफ देखता है और फिर माया को देखते हुए कहता है, और आपको शादी की बधाई देने कुछ और लोग भी आए हैं। ये कहने के बाद वो दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ कुछ हवलदार और महिला कर्मचारी अंदर आते हैं। वो जाकर माया के हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। वही माया के वो दोनों आदमी मौका देख वहाँ से खिसक जाते हैं और मिस्टर ओबरॉय इंस्पेक्टर से कहते हैं, इसके खिलाफ रिपोर्ट मैं खुद लिखवाने आऊँगा। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। माया उनकी तरफ देखती है और कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते सिद्धार्थ, आप मुझसे प्यार, बस बहुत हुआ, आप ले जाइए इन्हें। साहित्य तेज़ आवाज़ में कहता है और पुलिस वाले माया को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। माया के जाते ही साहित्य जतिन की तरफ पलटता है और कहता है, जानवी कहाँ है? जतिन अंश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही रही जानवी, अभी बताया तो था आपको। साहित्य गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, माया एक औरत थी, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि वहाँ जानवी है या माया। पर तुम दोनों को क्या लगता है कि अंश के हाथी जैसे शरीर से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये जानवी है या नहीं? साहित्य के ये कहते ही अंश फटाक से अपना घूंघट उठा देता है और कहता है, आपको पता चल गया? जतिन आंखें फाड़े उसे देखता है और वहीं साहित्य अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, ये लहंगा उतार दो, बहुत ख़राब लग रहा है तुम पर। और जतिन, तुम मुझे बताओगे कि जानवी कहाँ है? क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते हो। जतिन और अंश एक दूसरे को देखते हैं और साहित्य को सब बता देते हैं, क्योंकि उससे कुछ भी छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं था। साहित्य दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों का क्या दिमाग खराब है? अकेले क्यों जाने दिया उसे वहाँ? जतिन कहता है, वो अकेली नहीं गई, उसके साथ उसकी दोस्त सुहानी है। साहित्य अपना माथा पीट लेता है और दोनों को गुस्से से देखता है और वो दोनों अपनी गर्दन झुका लेते हैं। वहीं दादाजी कहते हैं, इन दोनों नालायकों से यही उम्मीद की जा सकती थी। साहित्य, कुछ भी करो, जानवी को सही सलामत लेकर आओ। वहीं दादी की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार एक ही बात कहे जा रही थी, मेरा प्रताप जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। साहित्य जतिन और अंश को अपने साथ आने को कहता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में साहित्य एक जगह पर अपनी कार को रोकता है और कहता है, जानवी के फ़ोन की लोकेशन के हिसाब से वो जगह यहीं कहीं है। अंश उससे कहता है, हमें यहाँ आसपास देखना चाहिए, है ना? दोनों हाँ में सहमति जताते हैं और कार से बाहर निकल इधर उधर जानवी और सुहानी को ढूंढने लग जाते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था और इसी सन्नाटे के बीच लाल रंग के लहंगे में सजी जानवी एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके बगल में सुहानी भी एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उन दोनों के मुंह टेप से बंद किए थे और उनके सामने बैठे गुंडे उन्हें ही देखे जा रहे थे। तभी वो आदमी आगे आता है जो ओबरॉय मैंशन में था और दौड़ते हुए वहां आया था और कहता है,
राजू भाई, माया मैडम को पुलिस पकड़ कर ले गई। राजू ये बात सुन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो हमारे पैसे कौन देगा? इतना टाइम खोटी कर पहले इस बुड्ढे को अस्पताल से उठाया और फिर इसे बचाने आई इन दोनों को पकड़ा। इतने टाइम में की गई सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उनमें से एक आदमी कहता है, अब क्या करेंगे भाई? राजू अपने हाथ में पकड़ रखी गन को अपने सिर से खुजलाते हुए कहता है, करना क्या है, अपने पैसे इन दोनों से निकलवा लेंगे। ये कहकर राजू व्यंग भरी मुस्कान देता है और अजीब नज़रों से जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखता है और खुद पर उसकी नज़रें महसूस कर जाह्नवी अपनी पलकें झुका लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, ये हम कहाँ फंस गए? साहित्य जी, आप कहाँ हो? राजू जाह्नवी के आगे आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फहराने लग जाता है और उसके ऐसा करते ही जाह्नवी की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाती है। राजू उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ाने लग जाता है कि तभी सुहानी अपनी कुर्सी ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है और उसे ऐसा करते देख राजू कहता है, इस लड़की को कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है क्या?